नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के पौड़ी में रोडवेज बस खाई में गिर गई। हादसे में बस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिले के बंदरकोट रसिया महादेव मोटर मार्ग पर यह घटना घटित हुई, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। आपको बता दें, बंदरकाट पर मोटर रोडवेज बस खाई में गिरी है। इस हादसे में बस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदरकोट रसिया महादेव मोटर मार्ग की एक घटना है, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिरी है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी में एक सड़क हादसा हुआ है, बंदरकोट रसिया महादेव मोटर मार्ग पर, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई है। उस बस के गिरने से हादसे में बस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पौड़ी की यह घटना है, जहां पर एक रोडवेज बस खाई में गिर गई है। इस हादसे में बस चालक और परिचालक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बंदरकोट रसिया महादेव मोटर मार्ग की यह घटना है, जहां पर रोडवेज बस खाई में गिरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बस की हालत क्या हो चुकी है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी बस, साथ ही चालक और परिचालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर सही साबित होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, जो बिल्कुल सही साबित हुई। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। उधर मैदानों में बीती शाम से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बर्फबारी और खराब मौसम के चलते राजधानी देहरादून समेत अनेक जिलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं राजधानी देहरादून की सड़कों का माहौल क्या है, और जानिए हमारे संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा से। पूरे प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड जारी है। कल देर रात से हुई बारिश ने राजधानी देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप ला दिया है। आप देख सकते हैं कि देहरादून के मुख्य चौराहे पर हम यहाँ पर अभी खड़े हैं और लोग आग के घेरे के पास खड़े हो रखे हैं और लगातार जो है चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, ताकि ठंड से कहीं न कहीं अपने आप का बचाव कर सकें। आपको बता दें कि कल देर रात से ही पहाड़ियों में ऊंची ऊंची चोटियों में हिमपात हुआ है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश भर में जो है शीतलहर जारी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग जो है वो बेघर बुजुर्ग अपने आप को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए कंबल का सहारा लिए हुए हैं। हम आपको बता दें कि जो भी लोग आज सुबह से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो पूरे अपने आप को ढक के चल रहे हैं, ताकि इस ठंड से बचा जा सके। आपको बता दें कि शीतलहर का प्रकोप अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि 1-2 दिन और भी हिमपात पहाड़ी चोटियों पर होने की संभावना है। कैमरा पर्सन सलमान कुरैशी के साथ पूर्णिमा मिश्रा, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो आपको बता दें, उत्तराखंड देहरादून में मौसम का हाल दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। साथ ही तापमान में गिरावट के चलते स्कूलों में छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं।
और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा जी। पूर्णिमा, लगातार वहां पे बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना बताई जा रही है, तो आम जनजीवन पर कैसा असर पड़ रहा है? प्रदेश भर में जो है शीतलहर और ठंड का पूरा प्रकोप यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जहाँ शीतलहर चल रही है तो वहीं पहाड़ी चोटियों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे कि पूरा आम जनजीवन जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। जहाँ पर हम बात करें पहाड़ी चोटियों की, पहाड़ी एरिया की, तो वहाँ पर लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। हालांकि सैलानियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर्दियों का माहौल था, सर्दियों का सीजन था, ऐसे में बर्फबारी नहीं देखी जा रही थी, तो इससे कहीं ना कहीं सैलानी जो थे वो उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अब बारिश के साथ ही बर्फबारी लगातार हो रही है, उससे सैलानियों में खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो है जनजीवन यहाँ पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को ठंड का प्रकोप यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और आपको एक बात और बता दें कि लगातार मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही चेतावनी जारी करी थी, भारी ओलावृष्टि के साथ ही हिमपात की भी बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जो है मौसम विभाग की जो चेतावनी थी वो आज एक बार फिर से कायम रही है। और साथ ही साथ जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद रखा गया है। जी पूर्णिमा, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी एकदम सटीक साबित हुई। चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में अचानक गिरावट आ गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग इस बर्फबारी से काफी खुश नजर आ रहे हैं। चमोली के ओली और रुद्रप्रयाग के चौपता में कल से ही पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे, और मौसम का मिजाज अगर ऐसा ही बना रहा और बर्फबारी होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने आंगनवाड़ी सहित 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। नजर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आगामी 2 फरवरी को जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कृष्ण कुमार, हमारे संवाददाता हैं। तो क्या कुछ नजारा देखा जा सकता है वहां का अभी इस वक्त? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया था वो एकदम से सही साबित हुआ है। और कल से ही लगातार चमोली जिले की अगर बात करें तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, पहाड़ी के ऊंचाई वाले इलाके, वहां पे लगातार बर्फ जारी है कई जगहों पर। हालांकि जो ये बर्फबारी है जो वो पर्यटन व्यवसायियों के लिए खुशी लेकर के आई है, तो वहीं दूसरी ओर कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं, उनको परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कहीं खुशी और कहीं गम की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी परेशानी की जो एक बड़ी अभी खबर आ रही है वो ये है कि घाट चरबंग मोटर मार्ग पे बर्फ के कारण एक बोलेरो गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें कि 2 लोगों की, एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। और जो एक और व्यक्ति था उसमें उसको उस घायल को हायर सेंटर के इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। तो इस तरह से देखा जाए, जहाँ एक और पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की बात करें तो पूरी तरह से जो पहाड़ियां हैं उनमें बर्फ की पूरी चादर ओढ़ ली है और तापमान एकदम से गिर गया है। जो पर्यटक हैं वो इन इलाकों का रुख करने लगे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कहीं कहीं परेशानी भी लोगों की बढ़ गई है। कई जगह जो विद्युत व्यवस्था है वो ठप हो गई है, और जो रास्ते हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, वहां पे बर्फबारी होने के कारण जो आवागमन है उस पर भी असर पड़ा है। जी कृष्ण कुमार, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आगामी 2 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड में इन दिनों तैयारियां चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री के साथ ही बीजेपी महामंत्री ने कार्यक्रम स्थल पहुंचे हैं। इस दौरान महामंत्री और राज्य मंत्री ने
अवगत कराया कि अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और ये पहली बार होगा जब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा संवाद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार लोकसभा और टिहरी लोकसभा के हमारे जो 4700 बूथ हैं, उन बूथों के जो त्रिदेव है हमारे, बूथ पालक, बूथ संयोजक और बूथ का हमारा बीएलए, तो लगभग ये टोटल लोग 15,500 से ऊपर हैं। और पहली बार 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे थावरचंद गहलोत जी प्रभारी जी और माननीय श्याम जाजू जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और दोनों हमारे लोकसभा के सांसद और जो यहाँ के हमारे विधायक हैं दोनों लोकसभा के, तो लगभग 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। और पहला बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे लोकसभा की देश से होने जा रहा है और उसकी आज तैयारियां की हमारी बैठक शुरू हो गई हैं। नरेश बंसल जी जो हमारे महामंत्री हैं प्रदेश के। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता महावीर नेगी। जी महावीर, 2 फरवरी को अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर है, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की जा चुकी है अब तक? देखिए सीता, अगर अमित शाह के इस दौरे की बात करें तो जिस तरह से अब 2019 का चुनाव नजदीक है, तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें तो चुनावी मोड में इस समय आ चुकी है। और लगातार जिस तरह से आज बंगाल में भी अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया, तो लगातार हर प्रदेश में जाकर चुनाव अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रहे हैं। और उसी के तहत यहाँ पर 2 फरवरी को एक त्रिशक्ति सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हरिद्वार और टिहरी लोकसभा जो है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे, जिसमें सांसद तो हैं ही, विधायक भी हैं और यूं कहें कि पार्टी के संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो बूथ लेवल तक के, वो सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और जिसकी तैयारी को लेकर इन दिनों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो नेता हैं वो लगे हुए हैं लगातार। और कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी इस पर होनी है, जिसमें कि केंद्र के संगठन के केंद्र के 2 बड़े नेता शिव प्रकाश जी और दूसरे श्याम जाजू जो प्रदेश प्रभारी भी हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे और बैठक में संबोधित करेंगे। और किस तरह से उस जो 2 फरवरी को त्रिशक्ति सम्मेलन हो रहा है उसमें किस तरह की बातचीत होगी और किस तरह से जो एक तरह से कहें हम अमित शाह की जो क्लास होगी उसमें किस तरह की तैयारियां होंगी और क्या कुछ हो सकता है नया, उसका यहाँ पर जो बैठक होगी उसमें जायजा लिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनावी मोड में इस समय भाजपा आ गई है और 2019 का चुनाव नजदीक है, तो लगातार इस तरह के संगठन और जो कार्यकर्ता हैं उसको उत्साहित करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जी महावीर, तो इस सम्मेलन को लोकसभा जो शक्ति है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको देखकर मान सकते हैं या फिर आम समस्याओं को लेकर भी ये सम्मेलन किया जा सकता है? देखिए जिस तरह से 2019 का चुनाव नजदीक है और इस समय सभी राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम कर रही है। तो उसी कड़ी में यहाँ भाजपा का ये जो त्रिशक्ति सम्मेलन है ये आयोजित होना है। हालांकि ये जो बताया जा रहा है, जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारी नेता कह रहे हैं कि तकरीबन 15,000 के आसपास लोग इस सम्मेलन में भाग लेंगे। हालांकि 2 जो लोकसभा सीटें हैं, टिहरी और हरिद्वार, 2 लोकसभा सीटों के पदाधिकारियों को ही इसमें बुलाया गया है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर बूथ लेवल तक का पदाधिकारी, वो इसमें शामिल होगा। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अमित शाह की ये क्लास होगी और इस क्लास में अमित शाह उनको गुण सिखाएंगे कि आखिर कैसे केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और किस तरह से लोगों को कन्विंस करना है कि भाजपा ही उनके विकास के लिए एक सबसे उपयुक्त पार्टी है और 2019 में किस तरह से पार्टी को विजय बनाया जा सकता है। ये सब मूल मंत्र को लेकर अमित शाह की एक तरह से ये क्लास है और इस क्लास में तकरीबन 15,000 लोगों के आने की संभावनाएं जताई गई हैं और बताया गया। और देहरादून के परेड ग्राउंड में ये सम्मेलन होना है। जी महावीर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। नगर निगम ऋषिकेश में निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम स्वर्ण जयंती सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के सभी 40 पार्षद, नगर निगम मेयर, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त सहित कई नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। पहली बोर्ड की बैठक में 83 प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे गए, जो सर्वसम्मति से पास हो गए। पहली बार नगर निगम की बोर्ड बैठक में निगम क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है।
बोर्ड बैठक में 40 पार्षदों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में कई और विकास कार्यों को लेकर निगम ने भी अपने कुछ प्रस्ताव शामिल किए थे। यह सभी प्रस्ताव 40 पार्षदों के सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। बोर्ड में लगभग सभी के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव थे और सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया गया है और वरीयता के हिसाब से प्रत्येक पार्षद को 20-20 लाख रुपए देने का यहाँ पे घोषणा करी है, ताकि अपने कार्यों में जो भी उनके प्रस्ताव आ रखे थे उन प्रस्तावों में वरीयता के हिसाब से वो अपने कार्यों को करें। 15 दिन के अंदर। उत्तराखंड की राजनीति के अध्याय में एक और नाम जुड़ गया है। 3 महीने के मंथन के बाद राज्य की जन समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड नवनिर्माण सेना की स्थापना की विधिवत घोषणा की गई, जिसका सीधा मकसद राज्य के प्रति सरकार की अनदेखी के खिलाफ आवाज उठाना है। राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण ने बताया कि प्रदेश की परिस्थितियों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश हित में आम जनमानस से जुड़े मुद्दों को उठाना और उनका समाधान निकालना अत्यंत आवश्यक है। आज उत्तराखंड में टॉप स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और वो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक ग्रास रूट तक पहुंचा है। कई बार ये प्रयास किया जाता है, सरकारें भी प्रयास करती हैं कि ग्रास रूट का भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करती हैं, मगर जो टॉप लेवल है, जहां जड़ है, उस जड़ को नहीं हिलाना चाहती। हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जाए और जड़ से उखाड़ने के लिए लोकायुक्त का गठन अनिवार्य है, जिसके अधीन कैबिनेट है, मुख्यमंत्री है और ये जो ब्यूरोक्रेट है सचिवालय में मुख्य सचिव से लेकर जितने भी अधिकारी हैं वो सब उसके अधीन आने चाहिए। अगर वो ठीक हो जाएंगे, वो वहां भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, तो नीचे भी उसका असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। एक और जहां कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, तो वहीं युवा कांग्रेस भी 23 जनवरी से युवा क्रांति यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के 2 साल और केंद्र सरकार के 4 साल के कार्यालय में हुए भाजपा की जन विरोधी नीतियों को लेकर सड़कों पर उतरेंगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी ने बताया कि संपूर्ण भारत में युवा क्रांति यात्रा चल रही है, जो 23 जनवरी को राजधानी देहरादून में पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये यात्रा 15 दिसंबर से शुरू की गई है, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। यात्रा जो है ये मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये एक तरीके से हर जगह हम जा रहे हैं। युवाओं का एक जनसमूह इसको पूरा समर्थन दे रहा है। जगह जगह जो हमारे युवा हैं, जगह हर जिले के लोग आ रहे हैं और युवाओं को जोड़ने का काम माननीय राहुल गांधी के साथ जोड़ने का काम हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं ये कर रहे हैं। लगातार हम लोग कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लोग आ रहे हैं और युवाओं का एक जो मोदी सरकार ने जो युवाओं को एक बात कही थी कि हम उन्हें नौकरी देंगे, उन्हें रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कही थी। देखिए हर पूर्ण रूप से विफल है। किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, हर तरफ से। बहादुरगढ़ में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। रात से जनपद के सभी स्थानों में हुई बारिश कृषकों के लिए वरदान साबित हो रही है। लंबे समय से पहाड़ों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, जिससे उनकी फसल को कोई नुकसान न हो। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में कल शाम से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ में 3 से 5 फीट बर्फ पड़ी हुई है, जिससे रात में केदारनाथ का तापमान -4 डिग्री चला गया था। नैनीताल के मुक्तेश्वर धानाचूली पहाड़ पानी में बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे यहां का मौसम सुहावना हो गया। साथ ही ये बर्फबारी सबके सेब के बागानों के लिए लाभदायक मानी जा रही है। यहां रात से ही मौसम बदला हुआ नजर आ रहा था और अल सुबह नैनीताल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई, लेकिन अभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में व्यवसायी बर्फबारी के इंतजार में है, जिससे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सके। रामनगर में उत्तराखंड के सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हैं, जहां उनका स्वागत विधायक कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा, प्रदेश सरकार छोटे व्यापारियों के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना शुरू करने जा रही है। कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा इस योजना को अमल में लाया जाएगा। अभी मजबूरी में छोटे व्यापारी बाजार से लोन ले रहे हैं, जिसके चलते उन्हें इसका बहुत ब्याज देना पड़ता है।
जिससे उनकी आर्थिकी में खास सुधार नहीं हो पा रहा। इसके लिए अब सरकार कदम उठा रही है। सरकार इन व्यापारियों के लिए एक दिन में 1000 रुपए पर 20 रुपए ब्याज के साथ धनराशि उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार उन्हें एक दिन में अधिकतम 5000 रुपए ऋण भी देगी, जिसका 100 रुपए ब्याज लिया जाएगा और इस ब्याज में से आधी धनराशि उस एजेंट को दी जाएगी। तबके के छोटे आड़ती हैं या हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए कोई योजना बनाई है और हमारे विभाग ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। एक तो जो हमारे गरीब किसान, सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, उनको 0% पे किसान आधारित कोई भी ऋण लेंगे तो उनको 0% पे दिया जाएगा। जो हमारे महिला समूह है पूरे उत्तराखंड में, उनको 5 लाख तक का जो है कृषि ऋण जो है 0% पे दिया जाएगा। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो किसानों को 0% पे ऋण देना चाह रहा है। दूसरा, हम एक माइक्रो फाइनेंस योजना अपने छोटे जो वो हैं व्यापारी उनके लिए ला रहे हैं, जो ठेली का काम करते हैं, सब्जी का काम करते हैं, फड़ का काम करते हैं, चाय का काम करते हैं। अभी तक वो 5000 रुपये लेते थे तो सरकार उनसे 500 रुपये पर डे लेते थे, लेकिन हम उनको मिनिमम 1000 पे 20 रुपये पे ऋण देने वाले अपने बैंकों से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।